ओके, तो लास्ट टाइम हमने 12 एमसीक्यूज तक सॉल्व कर लिए थे। आज नंबर 13 देखिए कि इसमें मैंने पहले ये कर रखा है कि ये सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर भी कर दिए थे। तो आज दो नहीं बल्कि सिर्फ एक मीटिंग होगी और इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा। ओके, नंबर 13 देखिए कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स मॉड प्लस 3 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट देखिए, ये एक नई किस्म की ब्रैकेट है। वेयर ब्रैकेट ऑफ एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हालांकि ये गलती से लिखी गई है, होनी तो ये चाहिए थी ब्रैकेट 3 प्लस एक्स, क्योंकि ये ब्रैकेट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। लेकिन अगर इस तरह से लिखा गया हो तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, साथ बता भी तो दिया गया ना कि ये नोटेशन किसको डिनोट कर रही है। दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो ये वही ब्रैकेट एक्स है, यानी 3 प्लस एक्स है। अच्छा, ब्रैकेट फंक्शन के कल भी हमने ग्राफ के बारे में देखा था। ये इंटीजर्स पर डिसकंटीन्यूअस होता है, बल्कि इंटीजर्स पर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो 3 प्लस एक्स जो है, इसके इनसाइड अगर ये एक इंटीजर बन जाए तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी नहीं होगा, और अगर कंटीन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी जो है ये ठीक है कि एफ ऑफ एक्स इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट 14 देखिए कि लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फॉर 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है, एक मिनट की, ये मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये है, तो x कहां से कहां तक दिया गया है, x जो है वो 1 से लेकर 3 तक है। तो x एक्सेस के ऊपर हम 1 से 3 तक पॉइंट्स लेंगे पहले, और फिर उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू बता दी गई है कि 10 है। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये है जी 10। सो दिस इज अलोंग y एक्सिस इट्स 10 एंड अलोंग x एक्सिस इट्स 2। तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया 2, 10। अब फंक्शन के बारे में क्या बताया गया कि लेट f बी कंटीन्यूअस फंक्शन। अब कंटीन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब ये है, मैं सादा अल्फाज में बताता हूं कि इसका ग्राफ बगैर पेंसिल उठाए ड्रा किया जा सकता है। ओके, डिफाइंड ऑन दिस, इफ f of x टेक्स रैशनल वैल्यूज फॉर ऑल x, कि अगर फंक्शन f की इमेज है, x के लिए जो इमेज है f के अलोंग, वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। f of 2 10 के इक्वल है, जबकि f of 1.5 हमें फाइंड करना है। अब आप जरा सोचिए, ये रहा 1.5, 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर 10 नहीं है, अगर 10 नहीं है तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि वो 0 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये है, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो इस पॉइंट 2 10 को इस पॉइंट के साथ मिलाएगा। लेकिन मिलाते हुए जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सिर्फ रैशनल वैल्यूज होनी चाहिए। चलें, अगर हम इसको यहाँ से इसकी तरफ मिला भी दें, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट मिला देता हूँ, वरना किसी और तरह से भी मिल सकता है। तो इसके दरमियान जरा देखें, अलोंग वाई एक्सिस 10 से 0 तक तमाम वैल्यूज आ गई, इसमें तो इररेशनल वैल्यूज भी आ गई, जबकि हमें फंक्शन की वैल्यूज क्या मिलनी है, सिर्फ रैशनल वैल्यूज मिलनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दरमियान कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक्स हैं। ये रहा। चलें, यानी यहाँ पर एक इरेशनल नंबर काट दें, यहाँ पर एक इरेशनल काट दें, यहाँ पर भी एक इरेशनल काट दें, और यहाँ पर भी एक इरेशनल काट दें। तो अब ये ग्राफ यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही नहीं है। ओके, यानी अगर 10 के अलावा कोई भी और आपके पास रियल नंबर 1.5 का इमेज होगा, तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ गैप्स आ जाएंगे, और गैप्स की वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई 1.5 का इमेज भी 10 ही होना चाहिए।
यानी इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का ग्राफ है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस वन, यानी ना इससे ऊपर है ना इससे नीचे, तो दैट्स व्हाई ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 देखिए कि लेट f बी अ फंक्शन satisfying this condition f of x plus y is equal to f of x plus f of y and f of x is equal to x cube phi of x for all x and y where phi of x is continuous function then f derivative at x is equal to, यानी इसके बारे में हमने बताना है कि ये क्या, और ये भी बता दिया गया कि ये जो phi इसमें इन्वॉल्व है वो कंटिन्यूस है, यानी उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो हमें एफ डेरिवेटिव एट एक्स चाहिए, डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करें, लिमिट एच अप्रोच जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, यानी ये होगा ना एक्चुअली एफ ऑफ एक्स प्लस, ये रहा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। अच्छा जी, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लिखा जाना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच, ये हमने लिख दिया। एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो गया और ये रह गया जस्ट एफ ऑफ एच। व्हाट इज एफ ऑफ एच? f of x is equal to x cube phi of x. It means that f of h will be h cube phi of h. So एक h से h कैंसिल, ये बन गया h स्क्वायर phi of h। अब phi of h जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की अलग अलग लिमिट ली जा सकती है। अगर हम इन दोनों की अलग अलग लिमिट अप्लाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू जीरो ऑफ h स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद लिमिट h अप्रोच टू जीरो पाई ऑफ h। अब ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना, यानी ये एक फाइनाइट नंबर है और ये पहले वाला जीरो है, तो ये जीरो मल्टीप्लाई फाइनाइट नंबर विद बी जीरो, दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 10 देखिए कि इफ f इज एन इवन फंक्शन सच दैट लिमिट h अप्रोच टू जीरो f of h minus f of 0 divided by h has some finite non-zero value, then इस सारी डिटेल को अगर आप छोड़ भी, ये जो सारी मैंने यहाँ पर लिख रखी है ना, इसको आप छोड़ भी दें, सिर्फ इसको डायरेक्ट ही देख लें, तो ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसके कोई सम फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब ये तो डेरिवेटिव ही है ना, एफ डेरिवेटिव एट एक्स, एफ डेरिवेटिव एट जीरो। सो एफ डेरिवेटिव एट जीरो की ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जीरो पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, चलें इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ये डेफिनेशन से ही नजर आ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट जीरो व्हिच इज लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल डिवाइडेड बाय एच। सो दैट्स व्हाई ये डेरिवेटिव है और हमें बताया गया कि डेरिवेटिव एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है जीरो पर, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो वो कंटिन्यूस भी होता है। सो दैट्स व्हाई इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो। नंबर 17, f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, सेटिस्फाइंग f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो है, एंड इफ g of x is equal to f of x divided by x then the value that should be assigned to g of zero की हमें वैल्यू फाइंड करनी है so that g is continuous। अब ये बता दिया गया है फंक्शन है, अगर g कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये है कि g की जीरो पर वैल्यू और लिमिट इक्वल होंगी, तो इसी को हमने यूज, g ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू जीरो जी ऑफ एक्स। अच्छा, g ऑफ x को पुट कर दें जो कि है f ऑफ x ओवर x। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट x को जीरो पुट कर दें तो ये बनेगा f ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, और f ऑफ जीरो तो हमें गिवन है जो कि जीरो है, यानी ये बन गया जीरो ओवर जीरो फॉर्म, इसलिए लॉपिटल रूल को अप्लाई किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव ले लिया। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है, f डेरिवेटिव एट x व्हेन लिमिट x अप्रोच टू जीरो, नीचे एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये कि x को जीरो पुट कर दें, तो जब जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f डेरिवेटिव एट जीरो। तो नेक्स्ट पेज पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। नंबर 18, if f of x is equal to mod x plus bracket x plus 1 where bracket is greatest integer function then f of x is,
अब इस फंक्शन के बारे में पूछा गया कि ये किस तरह का है। अभी भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी की बल्कि सिर्फ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया गया है। तो ये वाला जो फंक्शन है x प्लस वन ब्रैकेट, ये तमाम इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नाइदर कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 नॉर एट x इक्वल टू 1। क्योंकि जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये बन जाता है ब्रैकेट x, यानी ब्रैकेट, बल्कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग करेंगे ना, तो आप सिंपली इसको देख लें कि अगर हम इसमें डायरेक्ट एक 0 पुट कर दें तो ये एक इंटीजर बनने वाला है, और अगर डायरेक्ट 1 को पुट कर दें तब भी ये एक इंटीजर बनने वाला है। सो दैट्स व्हाई हम जानते हैं कि ये ब्रैकेट फंक्शन इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन भी डी होगा। ओके, नंबर 19, let f of x is equal to x cube plus 2 whole power 30 if f n of x is the polynomial of degree 20। ये n एक्चुअली ब्रैकेट में होना चाहिए क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना, यानी nth डेरिवेटिव। ये भी यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये होना चाहिए f nth derivative at x denotes the nth derivative of f of x with respect to x, then the value of n is। अब जरा गौर करें, फंक्शन f किस तरह का फंक्शन, एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री 90 है, क्योंकि यहाँ आप देखें ना एक्स क्यूब प्लस टू होल पावर 30, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इसमें पावर 90 इन्वॉल्व होगी। तो इसका मतलब फंक्शन एफ खुद एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री 90 है। अच्छा, पोलिनोमियल का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो उसकी एक डिग्री कम हो जाती है। इसका मतलब हम अगर उसका पहला डेरिवेटिव लें तो उसकी डिग्री होगी 90 माइनस वन। अगर दूसरा डेरिवेटिव लें तो उसकी डिग्री होगी 90 माइनस टू। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है भला, कि हमें डिग्री 20 चाहिए, यानी n की किस वैल्यू के लिए हमें एक ऐसा पोलिनोमियल मिलने वाला है जिसकी डिग्री 20 होगी। यानी हमें अगर देखा जाए तो इस साइड पर 90 माइनस 70 चाहिए। तो 90 माइनस 70 किस f की किस डेरिवेटिव की डिग्री होगी। जरा इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ 90 माइनस जीरो है तो जीरोथ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। यहाँ 90 माइनस वन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। 90 माइनस टू है तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। 90 माइनस 70 है तो इसका मतलब ये है कि 70th डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है। यानी अगर इस फंक्शन के 70 डेरिवेटिव्स लिए जाएं तो हमें एक ऐसा पोलिनोमियल मिल जाएगा जिसकी डिग्री 20 होती। ओके, नंबर 20 में मुझे थोड़ा सा इशू है, अभी मैं इसको चेक करके ग्रुप में आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूं। नंबर 21, let f of x is equal to 2 power 2x minus 1 and phi of x is equal to minus 2 power x plus 2x natural log of 2 if f derivative at x is greater than phi derivative at x then। अब इसमें कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ आपने फंक्शन f का डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन phi का डेरिवेटिव लेना है, और उसके लिए ये एक इनइक्वालिटी बना लेनी है। तो इसमें मेन काम ये है कि फंक्शन f का और phi का डेरिवेटिव कैसे लिया जाए। f क्या है, मैं f का डेरिवेटिव ले लेता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर 2x माइनस 1। तो ऐसा करें, दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लें। सो ln ऑफ f विल बी इक्वल टू ln ऑफ 2 पावर 2x माइनस 1। सो इट विल बिकम 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो हमें f का डेरिवेटिव चाहिए, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव ले लें, ये बन जाएगा 1 ओवर f, और f का डेरिवेटिव ये इक्वल होगा 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव है 2, तो ये जस्ट बन जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ। अच्छा, हमें चाहिए एफ डेरिवेटिव, तो एफ डेरिवेटिव इक्वल होगा एफ इंटू टू नेचुरल लॉग ऑफ टू। एफ किसके इक्वल है, 2 पावर 2x माइनस 1, सो ये बन जाएगा 2 2 पावर 2x माइनस 1 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पावर x नेचुरल लॉग। तो ये है जी डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ फाइव फाइंड करेंगे, उनको यहाँ पर रख देंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ को ग्रेटर देन डेरिवेटिव ऑफ फाइव करके उसको सॉल्व कर लेंगे, यानी वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से कोई एक एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। नंबर 22, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है कि इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x and then find the second derivative of cos power 7x with respect to y।
अब ऐसा हो सकता है कि बाज लोग इसे देखते ही कहें कि ये तो जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर फंक्शन ऑफ एक्स मौजूद है, जबकि हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है। तो ये जीरो नहीं है। वजह इसकी ये है कि वाई और एक्स आपस में लिंक हैं। आप यूं समझ लें कि यहाँ पर वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, तो हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अगर एक साथ हों तो फिर उस सूरत में उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं बन जाता। ओके, तो इस साइड पे आ जाएं आप। हमें डेरिवेटिव चाहिए, दो डेरिवेटिव चाहिए ना। तो हम पहले एक डेरिवेटिव को इनसाइड लिख लेते हैं, एक को बाहर लिख लेते हैं। यानी इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos पावर 7x विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा, इनसाइड फंक्शन ऑफ x है, हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। तो चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले आप उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लें और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर लें। सो ये बन गया डी ओवर डी वाई ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस पावर 7x एंड डी एक्स ओवर डी वाई। अच्छा, डी एक्स ओवर डी वाई हमें यहाँ से मिल रहा है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो वो बन जाता है कॉस x। तो इसका मतलब डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल होगा 1 ओवर कॉस x। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 1 ओवर कॉस x, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये सॉल्व होके मिल जाएगा डी ओवर डी वाई ऑफ -7 कॉस पावर 5x साइन x। अब फिर हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, तो फिर से चेन रूल लगाएंगे। यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें dx ओवर dy। इसको फर्दर आप ही कर लीजिएगा। यानी जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, साथ में dx ओवर dy 1 ओवर cos x से मल्टीप्लाई करना है। तो इनमें से कोई एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 23 देखिए। अब 23 जो क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर 1 + x पावर 4 अप टू सो ऑन 1 + x पावर 2n, और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। अब इसमें अगर आप नोट करें तो टोटल n फैक्टर्स मौजूद हैं। पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है, एंड सो ऑन। n तो नहीं, खैर कुछ कम है या ज्यादा है, एग्जैक्टली n नहीं है, बल्कि n ही है। चलें, जो भी है उससे हमारा कंसर्न नहीं। अच्छा, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये काफी लेंथी कैलकुलेशन होने जा रही थी। तो अब इसको हम कैसे टैकल करें? इसका एक हल ये है कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? y को हम 1 - x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो दूसरी साइड पे भी 1 - x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने 1 - x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 1 - x 1 + x। पहले इन दोनों को देखिए, तो ये बन गया 1 - x स्क्वायर a - b a + b विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अच्छा, फिर इस 1 - x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर a - b a + b, ये बन जाएगा a - b स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 1 - x पावर 4। अच्छा, 1 - x पावर 4 और 1 + x पावर 4 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी इस तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा, एक एक फैक्टर कम होता जाएगा। अच्छा, एक चीज अब आप गौर करें, यहाँ पर था 1 + x, इसके साथ हमने क्या लगाया 1 - x, तो अगले स्टेप में हमें क्या मिला 1 - x स्क्वायर, यानी 1 + x स्क्वायर से पहले क्या मौजूद है 1 - x स्क्वायर। इसी तरह 1 + x पावर 4 से पहले हमें क्या मिला 1 - x पावर 4। तो अल्टीमेटली जो आखिरी वाला है 1 + x पावर 2n, उससे पहले हमें क्या मिलेगा 1 - x पावर 2n। बस यही मैं इसमें दिखाना चाह रहा था कि यहाँ अगर 1 + x है तो उससे पहले क्या है 1 - x। 1 + x स्क्वायर से पहले आ गया 1 - x, 1 + x स्क्वायर से पहले आ गया 1 - x स्क्वायर। 1 + x पावर 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - x पावर 4। तो इसी तरह कंटिन्यू करते हुए 1 + x पावर 2n से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x पावर 2n। अच्छा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a - b a + b, तो ये बन जाएगा 1 - x पावर 4n। अच्छा, अभी हमें ये मिला है कि y इज इक्वल टू 1 - x पावर 4n डिवाइडेड बाय 1 - x। अब इसका डेरिवेटिव आप ले लेंगे, जस्ट क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें इस पे, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, फिर जो आंसर है उसमें आप हर x की जगह 0 पुट कर देना, तो आंसर मिल जाए। क्या कह रहे हैं? बी। बी जी मुझे नहीं मालूम, मैंने चौंकी से मुकम्मल सॉल्व नहीं किया। तो
भी हो सकता है ठीक हो, आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 over 1 plus x cube, देन g डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, अब यहाँ पर एक फार्मूला है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव इनवर्स हो g, यानी अगर f का इनवर्स g है, तो हम लिख सकते हैं f कंपोजिशन g ऑफ x इज इक्वल टू x। अगर इनवर्स फंक्शन हो तो उसकी कंपोजिशन से आइडेंटिटी फंक्शन मीन ओनली x। अच्छा, तो अगर हम इन दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं चलें प्राइम नोटेशन ही यूज करता हूं, यानी इस सारे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है? पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर उसके इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव जी डेरिवेटिव, सॉरी मल्टीप्लाई जी डेरिवेटिव एट एक्स दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा जी डेरिवेटिव एट एक्स दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एफ डेरिवेटिव एट जी ऑफ एक्स। तो जी अगर फंक्शन का इनवर्स है, तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स का डेरिवेटिव इक्वल है 1 ओवर एफ डेरिवेटिव एट एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये एज अ फार्मूला भी आप याद रखिएगा। खैर, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया कि एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, जी डेरिवेटिव एट एक्स हमें चाहिए। तो हमने इसी को यूज किया कि एफ कंपोजिशन जी विच इज एक्स, एफ डेरिवेटिव लिया एफ डेरिवेटिव एट जी, और फिर जी का डेरिवेटिव इक्वल होगा 1। तो जी डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल हो गया 1 ओवर एफ डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स। तो एफ डेरिवेटिव में जहां पर एक्स है उसकी जगह जी पुट कर दें, तो ये बन जाता है 1 ओवर 1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब। सो इस तरह से हमें इसका आंसर बी करेक्ट मिल गया। लास्ट एमसीक्यू है नंबर 25 के, इफ u इज इक्वल टू f ऑफ x क्यूब, v इज इक्वल टू g ऑफ x स्क्वायर एंड f डेरिवेटिव एट x इज cos x, g डेरिवेटिव एट x इज sin x, देन व्हाट इज du ओवर dv। तो अब u देखें, u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, सो दैट्स व्हाई हमें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लेना होगा। चेन रूल यूज किया, du बाई dv इक्वल हुआ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब f का डेरिवेटिव लेना है, तो ये पहले बन जाएगा f डेरिवेटिव एट x क्यूब और फिर इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव। इसी तरह नीचे भी बन गया g डेरिवेटिव एट x स्क्वायर इनटू 2x, x से x कैंसिल, ये बन गया 3x, और f डेरिवेटिव एट x क्यूब, f डेरिवेटिव एट x हमें मालूम है, एट x क्यूब चाहिए तो x की जगह x क्यूब पुट कर दे और नीचे भी x स्क्वायर को पुट कर दें। तो इस तरह हमें इसका आंसर मिल गया होगा। जी, तो यहाँ पर ये तमाम एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है। हम थोड़ा सा कैलकुलस अभी तक स्लो कर रहे थे, अब हम जरा जल्दी चलेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक कल हम मुकम्मल उससे रिलेटेड एमसीक्यूज इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तो उसकी वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा कल तक। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि आप बाकी तमाम चीजें साथ साथ चलाएं, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं उसको साथ लाजमी चलाएं। यानी कल के लिए आपका, आप समझें कि छोटे बच्चों की तरह आपका होमवर्क है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक अच्छे से देखना है, वीडियो लाजमी देखनी है। इसके अलावा बाकी जहां से मर्जी पढ़ें, रॉन लार्सन की बुक मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। ये जो मैं लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं ये भी रॉन लार्सन की बुक से ही है। आप उस बुक में वो चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लें तो दैट्स वेरी ग्रेट। और अगर आप उस पूरे चैप्टर को वहां से नहीं पढ़ते तो कम से कम वो जो वीडियो है उसमें जो कुछ बताया गया उसको अच्छे से। अच्छा जी, कुछ मैसेज आए हैं, क्या कह रहे हैं जी सर? 14 और 24 रिपीट कर दें प्लीज। ओके, 14 कौन, 24 पहले देख लें। 24 यहीं पे मौजूद है ना, कि इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, मैं इसको मिटा देता हूँ, चलें दोबारा बताता हूँ। क्या ये आपको समझ आ गई जो पहले मैंने ये समझाया है कि एफ और जी अगर एक दूसरे के इनवर्स हों तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है?
अगर एफ और जी आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो तो इसका मतलब एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ओके ओके। अच्छा, तो उनका जो कंपोजिशन है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। आइडेंटिटी मीन फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन जस्ट एक्स होता है। या आप इसे यूं कह लें कि दिस इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है ना। तो आई ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? ये जस्ट एक्स के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ आई ऑफ एक्स लिखने की बजाय जस्ट एक्स लिख दें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये यहाँ से हमने ये फार्मूला बना लिया कि जी डेरिवेटिव एट एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर एफ डेरिवेटिव एट जी ऑफ एक्स। मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि जी डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ डेरिवेटिव एट जी ऑफ एक्स। यानी हमें एफ डेरिवेटिव की वैल्यू में जी को पुट करना है। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमें पहले से मालूम है, हमें एफ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स का क्यूब। सो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 14 के बारे में कह रहे हैं। ये रहा 14 कि एफ ऑफ एक्स बी कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फॉर 1 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन और इक्वल 3। अब देखें, इसमें ये कहा गया कि फंक्शन के जो इमेज है ना, वो एक रैशनल नंबर रहना है। यानी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा एक रैशनल नंबर रहनी है। और एफ ऑफ 2 हमें मालूम है कि वो 10 है। अच्छा, मैंने अब इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि अगर 1.5 पर फंक्शन की वैल्यू 10 ना हो तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं रहता। देखें, अगर 10 नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कह देते नहीं जी वो तो 5 है। अच्छा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नीचे। तो अब हमने इस वैल्यू को अल्टीमेटली इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो ग्राफ है वो तो कंटिन्यूस है ही। तो इन दोनों को हमने आपस में मिलाना है, तो हो सकता है हम ऐसे मिला दें, ऐसे। ओके, अब ये मिल गए हैं तो इनके दरमियान फंक्शन की जो इमेजेस हैं वो इररेशनल नंबर भी आ चुके हैं। कैसे भला? देखें, ये 5 है, 5 और 10 के दरमियान, हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद होता है, और हर दो रैशनल्स के दरमियान एक इररेशनल भी मौजूद होता है। तो ये दो रैशनल है ना, 5 और 10, इनके दरमियान इररेशनल भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इररेशनल, तो हमें इसके ग्राफ में से ये वैल्यू तो हटाना पड़ेगी। ये वैल्यू हम यहाँ से हटा दें तो अब ये जो ग्राफ है ये तो कंटिन्यूस ही नहीं रहा। सो दैट्स व्हाई सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का हो, ये कि हर वैल्यू पर फंक्शन का ग्राफ, यानी हर एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 10 मिले। सो अब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, और डोमेन की हर वैल्यू के लिए आपको इमेज में एक रैशनल नंबर भी मिल रहा है, ऑल्दो वो 10 है। सो दैट्स व्हाई एफ ऑफ 1.5 भी 10 है। और ना सिर्फ एफ ऑफ 1.5 बल्कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 to 3। We can say 14 question as sequence. How as a sequence? हाँ, कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, हुरैरा सलीम कह रहे हैं जी सर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा ग्राफ से समझा दें, मुझे इसका सही कंसेप्ट नहीं है। अच्छा चले, मैं जी कोशिश करता हूँ, हमारे पास 5 मिनट है। ओके, 1 मिनट। वॉइस ओपन करने मैंने की हुई है। ओके ओके ओके, मैं कर देता हूँ जी। जी सर ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, जी। इसको हम कह सकते हैं कि ये जस्ट एज अ सीक्वेंस है, यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। जब ये रैशनल वैल्यू लेगा तो फिर ये कोई वैल्यू देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। तो क्या ये ब्रेक नहीं होंगे पॉइंट्स, नहीं यानी कि नहीं नहीं इनके नहीं नहीं, आप दरमियान इसे, तो। मेरी बात सुने माजिद, आप इसको डिरिचलेट फंक्शन के साथ मिक्स कर रहे हैं। वो फंक्शन और तरह से डिफाइन होते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स बिलोंग टू क्यू एंड 0 इफ एक्स बिलोंग टू क्यू प्राइम। यही है ना, आप शायद इसके बारे में बात कर रहे हैं। जी सर। ओके, ये फंक्शन और तरह से डिफाइंड है। इस फंक्शन में इसका कोई लिंक नहीं है। इसमें इसकी जो
रेंज है उसके बारे में कहा जा रहा है कि फंक्शन की जो रेंज है वो रैशनल नंबर्स हैं। इस फंक्शन की रेंज क्या है, जस्ट 1 एंड 0 है, जबकि इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं। ओके, ये उनसे डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। ये सिर्फ ये कहा गया कि फंक्शन की जो इमेजेस हैं वो रैशनल वैल्यूज हैं। तो रैशनल वैल्यूज में चलें, 10 तो उसकी रैशनल वैल्यू है ही। अगर हम ये कह दें, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया, कि अगर 10 के अलावा हम कह दें कि उसके किसी और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो ग्राफ को जब 10 से 5 तक लाएंगे तो उनके दरमियान, 5 और 10 के दरमियान कुछ इरेशनल नंबर भी शामिल हो जाएंगे, उनको निकालना पड़ेगा। जब उनको निकालेंगे तो ग्राफ में ब्रेक आ जाएगा। इस फंक्शन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कंटिन्यूअस होता है नहीं होता, थोड़ा रियल एनालिसिस में जाके इंशाल्लाह। मेरे माइंड में है ये। सर जैसे सीक्वेंस है तो जी जी। उसको हम कहते हैं कि सीक्वेंस कंटिन्यूअस होती हैं। तो सीक्वेंस कैसे कंटिन्यूअस होता है? उनके दरमियान सीक्वेंस का ग्राफ, चूंकि सीक्वेंस का ग्राफ बनता है ना, नहीं नहीं नहीं, सीक्वेंस का तो ग्राफ तो कंटिन्यूअस नहीं होता। ग्राफ, ये देखें, सीक्वेंस, ठीक है तो ये, सीक्वेंस है क्या, एक मिनट। सीक्वेंस जो है वो बेसिकली एक फंक्शन है, सेट काउंटेबल सेट से सेट ऑफ रियल नंबर्स की तरफ। चले हम रियल सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, उसकी टर्म्स को हम क्या लिखते हैं, A1, A2, A3। इसका मतलब 1 का इमेज A1, 2 का इमेज A2, 3 का इमेज A3। तो अगर हम इनको रियल लाइन पर ड्रा भी करें, तो ये 1 का इमेज है कुछ, ये रहा A1 एक्स वाई के लॉन्ग। ओके, ये 2 का इमेज होगा इससे ऊपर या इससे नीचे कहीं पे, ये रहा A2। तो ये तो कंटिन्यूअस तो नहीं है, ये तो जस्ट डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। ओके। ठीक है सर, ओके। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अभी चूंकि इसका टाइम भी खत्म हो रहा है। चलिए ठीक है सर। ओके जी। जी, मैं कंपोजिशन, चलें थोड़ा सा मिनट रह गया, बता दूं कि अगर हमारे पास ये एक सेट हो ए, ये एक और सेट हो बी, और ये एक सेट हो सी, हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ सेट ए से बी की तरफ, ये एक सेट फंक्शन है जी जो कि बी से सी की तरफ है। तो ए से सी की तरफ जी कंपोजिशन एफ एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कैसे, यहां से आप एक एक्स पकड़े, उस एक्स का इमेज अलोंग यानी अंडर एफ होगा एफ ऑफ एक्स, और फिर उस पर जी अप्लाई करें तो उसका इमेज क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, चलें ठीक है जी, मीटिंग भी